हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रमोद रंजन। 68th बीपीएससी मेन मैथमेटिक्स ऑप्शनल का एग्ज़ाम हो चुका है। इस वीडियो लेक्चर में मैं 68th बीपीएससी मेन मैथमेटिक्स ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस देने जा रहा हूं। सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें से 1 करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। इफ u, v and w are the components of velocity along x axis, y axis and z axis, the equation of continuity in the form of incompressible fluid is। देखिए यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कार्टेशियन फॉर्म में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई प्लस डेल w बाई डेल जेड इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। ए सिंक इज, देखिए 4 ऑप्शंस है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। क्यों? इसलिए कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट। हम जानते हैं कि सिंक नेगेटिव स्ट्रेंथ का एक सोर्स होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। साथ ही एक सिंक एक पॉइंट होता है जिस पर फ्लूइड कंटिन्यूअसली इनहेलेट करता है, इसलिए सी ऑप्शन भी करेक्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी हुआ, बोथ ए एंड सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। स्ट्रेंथ ऑफ ए सोर्स इज, 4 ऑप्शंस है, इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, क्योंकि किसी सोर्स का स्ट्रेंथ पर यूनिट टाइम टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लो होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। इफ द स्पीड इज एवरीवेयर सेम द स्ट्रीम लाइन्स आर, 4 ऑप्शंस हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, क्योंकि जब फ्लूइड का स्पीड हर एक पॉइंट पर सेम होगा तो स्ट्रीम लाइन जो एक कर्व होता है उसके हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग ही रहेगा। और आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइंस के हर एक पॉइंट पर टेंजेंट का डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी हुआ। स्ट्रीम लाइंस स्ट्रेट लाइंस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस इज वेयर एम इज मास ऑफ द सिलेंडर एंड ए इज द रेडियस ऑफ द बेस। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, क्योंकि किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट ma² बाई 2 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। द होल प्रेशर ऑफ ए हेवी होमोजेनियस लिक्विड ऑन ए प्लेन एरिया इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, क्योंकि जब कोई प्लेन एरिया किसी लिक्विड में इमर्ज्ड होता है तो उस प्लेन एरिया पर लिक्विड का होल प्रेशर यानी टोटल थ्रस्ट उस एरिया और उस एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर प्रेशर का प्रोडक्ट होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। ए यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ टू ए रेस्ट्स इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल and upon a smooth peg distant b from the wall. The virtual work is in position of equilibrium. The beam is inclined to the wall at an angle. देखिए 4 ऑप्शंस हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। यह जो क्वेश्चन है स्टैटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वर्चुअल वर्क का इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसका ऑप्शन करेक्ट बी क्यों है, इसको समझने के लिए इसका शॉर्ट सॉल्यूशन आपको देखना चाहिए।
तो अब इसका शॉर्ट सॉल्यूशन आप देखें तो डायग्राम में देखिए क्लियर है कि ए बी एक रॉड या बीम है जिसका लेंथ 2a है। इस रॉड ए बी में P एक पेग है जिसका डिस्टेंस वाल AC से B है। अब यह जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है, तो सबसे पहले हम हाइट ऑफ G एबव P निकालेंगे। तो क्लियर है फिगर से, हाइट ऑफ G एबव P PR है। फिगर में देखें PR LM के इक्वल है, LM AM माइनस AL के इक्वल है। अब AM और AL को निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल AMG में AM बेस है, इसलिए AM इक्वल टू होगा AG cos थीटा, और राइट एंगल ट्रायंगल ALP में AL जो है बेस है, तो यदि आप थीटा एंगल का कॉट लेंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू AL बाई PL होगा, इसलिए AL PL कॉट थीटा होगा। यही कारण है कि AL की जगह PL कॉट थीटा लिखेंगे। अब आगे देखिए, G सेंटर ऑफ ग्रेविटी है रॉड AB का, इसलिए G AB का मिडिल पॉइंट होगा, इसलिए AG और GB दोनों इक्वल होगा और दोनों A के इक्वल होगा। तो क्लियर है कि AG A के इक्वल है, तो AG की जगह A हो गया, तो हो गया AG cos थीटा, तो हो गया A cos थीटा। और PL तो पेग P का डिस्टेंस वाल से है जो स्मॉल b दिया हुआ है, इसलिए PL की जगह B लिखा, तो PL cos थीटा इज इक्वल टू हो गया B cos थीटा। इस प्रकार हमने G का हाइट P के अबव निकाल लिया। आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, तो फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जो रॉड का वाल से इंक्लिनेशन थीटा है, इस थीटा में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे डेल्टा थीटा, तो W सेंटर ऑफ ग्रेविटी G पर जो रॉड AB का वेट है एक्ट कर रहा है, तो ऊपर की ओर W के लिए माइनस W लिखेंगे और फोर्स माइनस W के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट LM में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, क्योंकि वर्चुअल वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यही कारण है कि इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखा गया है माइनस W इंटू डेल्टा LM इज इक्वल टू 0। तो क्लियर है कि इस इक्वेशन में W नॉन जीरो क्वांटिटी है, W तो रॉड AB का वेट है जो जीरो नहीं है, तो सिंस W इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इक्वेशन इम्प्लाइज डेल्टा LM इज इक्वल टू 0। अब LM का वैल्यू ऊपर से दे दिया, A cos थीटा माइनस B cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो यहाँ डेल्टा जो है डेरिवेटिव का काम कर रहा है, इसलिए लेफ्ट साइड को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशियल लिखेंगे। तो A cos थीटा तो हो गया A इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो हो गया माइनस A साइन थीटा, और कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस B कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, और थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा की जगह यहाँ डेल्टा थीटा का प्रयोग किया गया है इज इक्वल टू 0। अब देखिए डेल्टा थीटा, थीटा में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है जो 0 नहीं है, तो सिंस डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इक्वेशन इम्प्लाइज माइनस A साइन थीटा प्लस B कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज A साइन थीटा इज इक्वल टू B कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू B बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इम्प्लाई करेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू B बाई A इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू B बाई A का पावर 1/3, हेंस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स B बाई A टू द पावर 1/3। तो ये देखिए वर्चुअल वर्क पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन शॉर्ट वे में आपको मैंने दिया, समझ गए होंगे। यही कारण है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन साइन इनवर्स B बाई A टू द पावर 1/3 है। और यह ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। इफ T इज द टेंशन एट एनी पॉइंट P ऑफ ए कॉमन कैटेनरी एंड T0 दैट एट द लोएस्ट पॉइंट A, देन 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका D है। अब करेक्ट ऑप्शन D क्यों है, इसको समझने के लिए इसका सॉल्यूशन शॉर्ट निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसका शॉर्ट सॉल्यूशन दिया हूँ, सॉल्यूशन देखें, फिगर भी देखें। तो यहाँ एक कॉमन कैटेनरी है ABC जिसका लोएस्ट पॉइंट C है। हम कैटेनरी ACB पर कोई पॉइंट P लेते हैं। P पर टेंशन फोर्स P पर खींचे गए टेंजेंट के अलोंग T है, और मान लिया कि लोएस्ट पॉइंट C पर टेंजेंट के अलोंग टेंशन T0 है। तो क्लियर है, T इज टेंशन एट P एंड T0 इज टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट C। मान लिया कि P पर जो टेंजेंट के अलोंग टेंशन T है स्ट्रिंग का, यह T का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस से मान लिया कि साई एंगल बनाता है। तो फिगर से क्लियर है कि टेंशन T का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में साई होगा, जो ऊपर आप देख रहे हैं। इसलिए T का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T cos साई होगा और इस T का वर्टिकल कंपोनेंट T sin साई होगा। अब मान लिया कि आर्क CP का वेट W है जो वर्टिकली एक्ट कर रहा है। तो क्लियर है कि आर्क CP का वेट W वर्टिकली डाउनवर्ड है और टेंशन T का जो वर्टिकल कंपोनेंट है T sin साई, यह अपवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। T cos साई T0 ये दोनों फोर्स भी अपोजिट है। इसलिए कैटेनरी के इक्विलिब्रियम के लिए फोर्सेस को हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे। इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ फॉर इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल फोर्स T cos साई T0 के इक्वल होगा, इक्वेशन 1 हो गया, और वर्टिकल फोर्स T sin साई W के इक्वल होगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब T स्क्वायर निकालिए। तो T स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो T स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई जो 1 होता है, केवल T स्क्वायर हो गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में T0 स्क्वायर प्लस W स्क्वायर हो गया। और यह इंप्लाई करेगा T स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर इक्वल टू W स्क्वायर। तो देखिए आपका आ गया ये T स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर इक्वल टू W स्क्वायर। यही करेक्ट ऑप्शन है जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। द लोकस ऑफ पॉइंट्स सच दैट every force system is equivalent to a single force and a couple whose moment is parallel to the single force is, ये 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन ए है, सेंट्रल एक्सिस। क्यों ऑप्शन ए करेक्ट क्यों है, तो देखिए स्टैटिक्स में एक लेसन है सेंट्रल एक्सिस। तो उसमें आप देखेंगे कि सेंट्रल एक्सिस का यही डिफिनीशन है। तो द लोकस ऑफ पॉइंट्स सच दैट एवरी फोर्स सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स एंड ए कपल हुज मोमेंट इज पैरेलल टू द सिंगल फोर्स, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए है जो मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। द नल लाइन इज ए लाइन। देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। क्यों, इसलिए कि नल लाइन भी स्टैटिक्स में फोर्सेज इन 3 डायमेंशन में एक लेसन है और नल लाइन का यही डिफिनीशन है। क्या डिफिनीशन है, तो नल लाइन इज ए लाइन अबाउट विच द मोमेंट ऑफ फोर्स सिस्टम इज 0। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ नल लाइन। सो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। A particle is moving in simple harmonic motion
and while making an excursion from one position of rest to the other, its distances from the middle point of its path at 3 consecutive seconds are observed to be x1 x2 x3. The time of complete oscillation is, देखिए 4 ऑप्शंस है, इसमें कट ऑप्शन आपका सी है। तो इसका कट ऑप्शन सी पकड़ने के लिए इसको थोड़ा आपको शॉर्ट में सॉल्व करना होगा। तो देखिए इसका शॉर्ट सॉल्यूशन मैंने दिया है। इसमें फिगर देखिए, ए डैश पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, बीच में ओ जो है एक पॉइंट, यह मीन पोजीशन है। एक पार्टिकल है जो मीन पोजीशन ओ से किसी टाइम स्मॉल टी पर पॉइंट पी पर है, जहां पी का डिस्टेंस ओ से स्मॉल एक्स है। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन ओ एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी। ये हो गया इक्वेशन 1 आपका। ये क्या हो गया, किसी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट एक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन में यही होता है। यही मेन इक्वेशन है। अब क्वेश्चन को देख रहे हैं कि क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि 3 कंजिक्यूटिव टाइम्स T1 प्लस 1 और T1 प्लस 2, ये क्या है, 3 कंजिक्यूटिव टाइम्स हैं। T1 प्लस 1 और T1 प्लस 2 आर 3 कंजिक्यूटिव टाइम्स। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि T1 सेकेंड के एंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x1 है, T1 प्लस 1 सेकेंड के एंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x2 है, और T1 प्लस 2 एथ सेकेंड के एंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x3 है फ्रॉम मीन पोजीशन O। तो हो गया इक्वेशन 2, 3 एंड 4। अब आप x1 और x3 को ऐड करें तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू, यानी इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करें तो मिलेगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू, a कॉमन हो गया तो हो गया कॉस रूट म्यू टी प्लस कॉस रूट म्यू T1 प्लस 2। यहाँ देखिए कॉस के बाद जो एंगल है रूट म्यू टी, उसको सी समझें, और सेकेंड टर्म में कॉस के बाद जो एंगल की जगह है रूट म्यू इन टू T1 प्लस 2, इसको डी समझें। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करेंगे, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा a इंटू 2 कॉस रूट म्यू इंटू T1 प्लस 1 इंटू कॉस रूट म्यू, और दिस इज इक्वल टू 2 को पहले लिखिए, a को बाद में कर दीजिए। तो 2 इंटू ए कॉस रूट म्यू T1 प्लस 1 इंटू कॉस रूट म्यू। ऐसा इसलिए कि 2 के बाद जो हमने लिखा a कॉस रूट म्यू इंटू T1 प्लस 1, यह इक्वेशन 3 में है, x2 के इक्वल है, इसलिए क्या हो गया x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 इंटू x2 कॉस रूट म्यू बाई 3। दिस इम्प्लाइज cos root mu is equal to s1 plus s3 by 2s2 implies root mu is equal to cos inverse s1 plus x3 by 2x2। आपको टाइम पीरियड निकालना है, हेंस टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई बाई रूट म्यू होता है, तो इक्वल टू 2 पाई बाई, अब ऊपर से रूट म्यू का वैल्यू रख दिया, cos इनवर्स x1 प्लस x3 बाई 2s2। तो देख लीजिए ये टाइम पीरियड T का जो रिजल्ट आया 2 पाई बाई कॉस इनवर्स x2 प्लस x3 बाई 2x2, ये ऑप्शन सी में है। यही कारण है कि हमने इसका करेक्ट ऑप्शन सी बताया था। तो आपको जानना चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस तो आप देख रहे हैं कि थ्योरेटिकल है, तो उसमें ऐसे ही थ्योरी के स्टडी से पता चल जाता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लेकिन कुछ जो न्यूमेरिकल टाइप का है, प्रॉब्लम्स है, उसको तो थोड़ा शॉर्ट सॉल्यूशन बनाकर ही बताया जा सकता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को है, द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n विथ रियल एलिमेंट्स इज, 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। क्यों करेक्ट ऑप्शन बी है? तो देखिए यह भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप चैप्टर का
एक थ्योरेटिकल रिजल्ट है। आप पढ़ चुके हैं कि n ऑर्डर के सभी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस का जो सेट होता है, जहाँ मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं रियल हैं, माने रियल नंबर्स हैं, तो सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n विथ रियल एलिमेंट्स एक एबेलियन ग्रुप बनाता है। ये तो गलत है। ये एबेलियन ग्रुप जो देख रहे हैं ऑप्शन ए में, ऐसी बात नहीं है। क्या बनाता है? तो यह सेट एक ग्रुप बनाता है मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। यही कारण है कि हमने इसका करेक्ट ऑप्शन बी बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, द सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, क्योंकि हम जानते हैं the set of fourth roots of unity, that is the set containing 1 minus 1 I minus I, forms an abelian group with respect to multiplication. So the correct option is C. अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें। Let G be a group of order 2p where p is prime, then G has a normal subgroup of order। 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप का कंसेप्ट आपको होना चाहिए और यह एक नॉर्मल सब ग्रुप पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए क्यों होगा, तो इसको समझने के लिए थोड़ा इसका शॉर्ट सॉल्यूशन देखना जरूरी है। तो इसका शॉर्ट सॉल्यूशन देखें। OG means order of group G is equal to 2p where p is prime। देखिए 2p में p क्या है? प्राइम नंबर है। p जब प्राइम होगा तो 2p कंपोजिट होगा। जैसे p प्राइम नंबर आप 3 लीजिए तो 2p हो गया 2 इंटू 3 6 कंपोजिट नंबर हो गया। तो क्लियर है कि व्हेन p इज प्राइम देन 2p इज कंपोजिट, हेंस ऑर्डर ऑफ ग्रुप G कंपोजिट हो गया। और हम पढ़े हैं कि यदि किसी ग्रुप G का ऑर्डर कंपोजिट है तो उस ग्रुप G को एक प्रॉपर सब ग्रुप अवश्य होगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा है G हैज ए प्रॉपर सब ग्रुप से H। उस सब ग्रुप को H कहिए। लैग्रेंजस थ्योरम क्या कहता है कि यदि H G का एक सब ग्रुप है तो H का ऑर्डर G के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। इट मीन्स, इसको नोटेशन में लिखते हैं, OG बाई OH मीन्स OH इज ए डिवाइजर ऑफ OG, यानी OH OG को डिवाइड करता है। अब यहाँ देखिए OG यानी ऑर्डर ऑफ G 2p है और 2p को H का ऑर्डर डिवाइड करता है। तो 2p को डिवाइड कौन करेगा? 2 भी डिवाइड करेगा या p भी डिवाइड करेगा। यही कारण है कि ऑर्डर ऑफ H दैट इज OH आइदर 2 होगा और OH p होगा। नाउ इफ ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू p, देन इंडेक्स ऑफ H इन G दैट इज G इज टू H क्या होगा? तो हम जानते हैं कि H का इंडेक्स G में OG बाई OH होता है। OG ऊपर दिया हुआ है 2p और OH ले रहे हैं p, तो हो गया 2p बाई p, p कैंसिल 2 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? H का इंडेक्स G में 2 हो गया और ऊपर बता चुके कि H सब ग्रुप है, इसलिए हमने लिखा H इज ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इन G। और हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि यदि G में H एक सब ग्रुप है ऑफ इंडेक्स 2 तो H G में नॉर्मल होगा, इसलिए लिखा है H इज नॉर्मल इन G। तो H क्या है? G का एक सब ग्रुप है, साथ साथ G में नॉर्मल है, मतलब H G का एक नॉर्मल सब ग्रुप हुआ और H का ऑर्डर P लिए थे। अतः क्लियर हो गया कि G हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप H ऑफ ऑर्डर P। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखें।
let G is equal to the set containing 1 minus 1 I minus I be the multiplicative group and H the set containing 1 minus 1 be the subgroup of G, then 4 ऑप्शंस है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, H इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। क्यों? तो इसको समझने के लिए थोड़ा इसका शॉर्ट सॉल्यूशन देख लें। G इज इक्वल टू द सेट कंटेनिंग 1 माइनस 1 I माइनस I इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यह सेट G जो है, जो यूनिटी का फोर्थ रूट्स है, यह एक ग्रुप बनाता है। सो G is a multiplicative group and here H is equal to the set containing 1 minus 1। G का एक सब ग्रुप दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। अब आपको दिखाना है कि H G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, मतलब H इज नॉर्मल इन G। और थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि H G में नॉर्मल तब होता है जब फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G लेफ्ट कोसेट XH और राइट कोसेट HX इक्वल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी का यहाँ हम यूज करेंगे। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G क्या होना चाहिए? XH इज इक्वल टू HX होना चाहिए। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G, फॉर एग्जाम्पल G में S के जगह हम 1 लिया। देखिए मैं लिखा हूँ फॉर x इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू G, तो XH के जगह 1H हो गया। 1H कैसे निकालेंगे? तो H के जो एलिमेंट्स हैं 1 और -1, उसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 1 का प्रोडक्ट 1 के साथ 1 होगा, और फिर कॉमा के बाद 1 का प्रोडक्ट -1 के साथ -1 होगा। तो 1H निकल गया, सेट कंटेनिंग 1 -1। ठीक इसी प्रकार राइट को सेट H1 निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? H के जो एलिमेंट्स हैं 1 -1, उसको 1 से प्रोडक्ट लेंगे। तो 1 का प्रोडक्ट 1 के साथ 1 होगा और -1 का प्रोडक्ट 1 के साथ फिर -1 होगा, इसलिए राइट को सेट H1 भी सेट कंटेनिंग 1 -1 होगा। तो क्लियर है कि 1H और H1 दोनों इक्वल है। तो आपने क्या देखा? G में फर्स्ट एलिमेंट जो 1 है, उस 1 के लिए लेफ्ट को सेट राइट को सेट इक्वल आ गया। ठीक इसी प्रकार जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं G में -1 I n -I, अदर एलिमेंट्स के लिए भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस प्रकार क्लियर हो गया कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G लेफ्ट कोसेट XH इज इक्वल टू राइट कोसेट HX, और यही कारण है कि H G में नॉर्मल हो गया। तो क्लियर हो गया कि H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। इसलिए हमने कैट ऑप्शन सी बताया, क्योंकि सी में लिखा हुआ है H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। आप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। एवरी क्वोशेंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज, तो 4 ऑप्शन में इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी में पढ़ चुके हैं साइक्लिक ग्रुप पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, एवरी क्वोशेंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। यही कारण है कि करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। इफ F इज ए मैपिंग फ्रॉम group G to group G dash is a homomorphism of groups and E dash are the identities of G and G dash respectively, then 4 options में correct option आपका B है। F image of E is equal to E dash। यह होमोमॉर्फिज्म पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसी का यह रिजल्ट है, आपको जानना चाहिए। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन मैंने बी आपको बताया। ई आइडेंटिटी है जी का और ई डैश आइडेंटिटी है जी डैश का। एफ होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश पर, तो इस केस में ई का एफ इमेज ई डैश होता है। आप समझ गए होंगे, यही कॉज है कि करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। यह भी ग्रुप का ही क्वेश्चन है, परमुटेशन चैप्टर का, और यह भी परमुटेशन चैप्टर जो ग्रुप में आप पढ़ते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल रिजल्ट ही है, प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है फैक्टोरियल n परमुटेशंस ऑन n सिंबल्स। 4 ऑप्शंस है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, क्योंकि हम पढ़े हैं थ्योरी में कि फैक्टोरियल n परमुटेशंस ऑन n सिंबल्स
होता है फैक्टोरियल n by 2 इवन परमुटेशंस एंड फैक्टोरियल n by 2 ओड परमुटेशंस, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी मैं बताया हूं। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट ए रिंग। कहता है कि नीचे जो 4 ऑप्शंस में 4 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इसमें आपको पता लगाना है कि कौन स्ट्रक्चर रिंग नहीं है। तो क्लियर है कि ऑप्शन ए जो देख रहे हैं वह रिंग बनाता है। स्ट्रक्चर सी में जो है वो भी रिंग बनाता है। डी में जो है स्ट्रक्चर सी प्लस इंटू यह भी रिंग बनाता है। तो एन प्लस इंटू यह जो स्ट्रक्चर है रिंग नहीं बनाता है। इसका कॉज मैं बता रहा हूं। आप जानते हैं कि कोई भी सेट रिंग होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, तो उस रिंग में एक जीरो एलिमेंट अवश्य होता है। यहाँ एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर के सेट में तो जीरो कभी नहीं बिलोंग करता है। इसका मतलब हुआ कि एन प्लस इंटू रिंग नहीं है, क्योंकि एन के अंदर जीरो एलिमेंट नहीं हो सकता है। यही कारण है कि करेक्ट ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। इफ द टू स्फेयर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u' प्लस 2v' प्लस 2w' प्लस डी डैश इक्वल टू 0 कट ऑर्थोगोनली, देन 4 ऑप्शंस है। इसमें कट ऑप्शन आपका सी है। क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशन में स्फेयर चैप्टर में स्फेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आप पढ़ा है कि यदि 2 स्फेयर्स जिनके इक्वेशंस यहाँ दिए हुए हैं एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो उसके लिए यही कंडीशन आता है 2u डैश प्लस 2v डैश प्लस 2w डैश इज इक्वल टू d प्लस d डैश। यही कारण है कि करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखें। अप्लाइंग मीन वैल्यू थ्योरम टू द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इन द इंटरवल 1-2, यहाँ इंटरवल क्लोज इंटरवल 1-2 है। द वैल्यू ऑफ सी इज 4 ऑप्शन है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। तो हमने क्यों ऑप्शन डी को करेक्ट बताया, इसको समझने के लिए इसका शॉर्ट सॉल्यूशन आपको देखना होगा। तो इसका शॉर्ट सॉल्यूशन देखें। हियर बाय क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1-2। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एस का डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5 कांस्टेंट है, एस का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में 1 होता है और 6 कांस्टेंट उसका 0 हो जाएगा। सो वी गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। मीन वैल्यू थ्योरम में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से हम लिखेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ये ना होता है। तो यहाँ एफ डैश सी निकालेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है। तो इस इक्वेशन में एस के जगह सी दोनों तरफ रख दीजिए तो हो गया एफ डैश सी का वैल्यू 2c माइनस 5 और राइट साइड में ए और बी क्या है? तो क्लोज इंटरवल ए बी होता है जनरल। तो यहाँ ए की जगह 1 है, बी की जगह 2 है। तो एफ बी मतलब f2, f1 मतलब f1। तो हो गया f2 माइनस f1 बाई बी माइनस ए दैट इज 2 माइनस 1। अब एफ एस इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। वहाँ से f2 और f1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ एस में s की जगह 2 देंगे तो f2 निकलेगा, s की जगह 2 देंगे तो 2 माइनस 2 0, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, f2 0 हो गया। अब f1 निकालेंगे तो एफ एस इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें s के जगह 1 देंगे तो f1 हो जाएगा।
1 स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 6 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, इसलिए f1 की जगह मैंने 2 लिखा। तो 0 माइनस 2 बाई 1 इक्वल टू माइनस 2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2c इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3 हो गया, इम्प्लाइज c इक्वल टू 3/2। अब क्लियर है कि c का जो वैल्यू आया 3/2 यह क्लोज इंटरवल 1-2 में है, क्योंकि 3/2 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता है। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में c का जो वैल्यू है वह डिफिनेटली क्लोज इंटरवल 1-2 में आना चाहिए। तो देखिए c का जो वैल्यू आया वो क्लोज इंटरवल 1-2 के अंदर है, यही इसलिए c का यही वैल्यू करेक्ट होगा। यही कारण है कि करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया ऑप्शन डी। देखिए डी में आया है 3/2 सी का वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखें। इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -1/2 देन del 2u बाई del x2 प्लस del 2u बाई del y2 प्लस del 2u बाई del z2 इज इक्वल टू, फॉर ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका डी है 0। क्यों? तो इसको समझने के लिए इसका शॉर्ट सॉल्यूशन आपको देखना पड़ेगा, बिना सॉल्यूशन के इसका ऑप्शन आप नहीं चूज कर सकते हैं। तो देखिए इसका शॉर्ट सॉल्यूशन, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -1/2 है। तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज डेल u बाई डेल x निकालेंगे। तो निकालिए, जब u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो अदर टू वेरिएबल्स y और z को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मन में u समझें, u टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाएं, माइनस पावर जो है -12 बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -12 में एक लेस होगा तो -3/2 होगा, इनटू अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें एस के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ वाई जेड कॉन्स्टेंट है तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का 0 हो गया, तो केवल एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वही मैंने लिखा इंटू 2x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 इंटू एक्स। अब इसको अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए तो आप पाएंगे del 2u बाई del x2, राइट साइड में भी एस के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए तो माइनस बाहर हो गया, पावर -3/2 ऊपर की तरफ बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -3/2 से एक लेस हुआ तो -5/2 हो गया, इनटू फिर एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, इंटू एक्स प्लस अब एक्स को एस के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और इस टर्म को छोड़ दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -3/2 u इंटू वी का जो फॉर्मूला पर है उसको यहाँ अप्लाई कर दिया। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ 2 कैंसिल हो गया तो हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -5/2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस मिलकर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2। तो देखिए del 2u बाई del x2 का वैल्यू मैं निकाल दिया। अब यहाँ निकालेंगे del 2u बाई del y2 2u बाई del z2 का वैल्यू, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको जल्दी करने के लिए सिमिलरली दिमाग में बैठा लेंगे कि del 2u बाई del y2 का जो वैल्यू आएगा उसमें एक्स स्क्वायर जो यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में उसके जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर, और del 2u बाई del z2 के लिए आ जाएगा जेड स्क्वायर, बाकी सब टर्म वैसा ही रहेगा। इसलिए तीनों पार्शियल डेरिवेटिव को हम ऐड कर दे रहे हैं, del 2u बाई del x2 प्लस del 2u बाई del y2 प्लस del 2u बाई del z2। तो ऐड करेंगे तो देखिए मैं क्या बताया कि पहला में एक्स स्क्वायर आएगा, दूसरा में वाई स्क्वायर आएगा, तीसरा में जेड स्क्वायर आएगा, और तीनों को ऐड करेंगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -5/2 तो कॉमन हो जाएगा, और बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वही मैंने लिखा है। और सेकेंड टर्म में जो देख रहे हैं माइनस के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -3/2, ये तीनों पार्शियल डेरिवेटिव में आएगा, इसलिए तीनों को ऐड करेंगे तो
3 टाइम्स हो जाएगा, तो हो गया -3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो सेकेंड फैक्टर है ऊपर, उसमें पावर कुछ नहीं है, मतलब समझिए कि पावर 1 है। तब कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1 और -5/2 दोनों ऐड होगा। 1 में जब -5/2 ऐड करेंगे तो -3/2 आएगा, और माइनस सेकेंड टर्म लिख दिए हैं। अब क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों सेम आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों कैंसिल होके रिजल्ट 0 हो गया। तो इस तरह से इसका शॉर्ट सॉल्यूशन मैं कम समय में निकाल दिया, आप समझ गए होंगे। यही कारण है कि करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। देखिए डी में 0 आया है रिजल्ट। अब आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। इफ यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1, देन द वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका ए है 0। क्यों? तो इसको भी समझने के लिए इसका शॉर्ट सॉल्यूशन आपको निकालना ही पड़ेगा। देखिए शॉर्ट सॉल्यूशन हियर गिवन यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1। तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको आप स्पेंड करना जानते हैं। तो फर्स्ट रो को लेकर इसको स्पेंड करेंगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर, रो कॉलम हटेगा तो y इंटू 1 वाई माइनस जेड इंटू 1 जेड, इस तरह से। फिर सेकेंड टर्म में तो माइनस होता है, लेकिन प्लस करेंगे तो ऑर्डर चेंज कर देंगे। जैसे हम प्लस दिया है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर जिस रो में है जिस कॉलम में है ख़त्म कीजिए, तो एक्स जेड 1 1 हुआ, लेकिन इसको ऑर्डर उलट कीजिए। जेड इंटू 1 पहले माइनस एक्स इंटू 1, क्योंकि प्लस साइन कर दिया है पहले, और प्लस जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर का माइनर हो गया जेड स्क्वायर जिस रो कॉलम में है काट दीजिए, तो एक्स वाई 1 1, तो एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1, तो एक्स माइनस वाई। ये सब जानते हैं, सिंपल चीज़ है। अब देखिए तो u का वैल्यू निकल गया। अब u का पार्शियल डेरिवेटिव s के रेस्पेक्ट में, दैट इज डेल u बाई डेल s निकाला जाए। तो s के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y z को कांस्टेंट मन में रखेंगे आप। तो डिफरेंशिएट करें, y z कांस्टेंट है इसलिए y माइनस जेड को कांस्टेंट को पहले रख लिया, इंटू एक्स स्क्वायर का s के रेस्पेक्ट में 2x होता है, प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट के रूप में इसलिए वाई स्क्वायर कांस्टेंट को रख लिया, इंटू जेड भी s के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट है, तो जेड का तो 0 हो जाएगा। अब s का s के रेस्पेक्ट में 1, इसलिए हम -1 लिखा। फिर थर्ड टर्म में प्लस जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रख लिया। फिर s को s के रेस्पेक्ट में 1 और y कांस्टेंट है इसलिए 0, इसलिए केवल यहाँ जेड स्क्वायर इंटू 1 हुआ। तो हो गया y माइनस जेड इंटू 2x प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए मैं बगल में एक फिगर बनाया हूँ सर्किल, सर्किल पर रखा है एक्स वाई जेड, एस के बाद एरो वाई, वाई के बाद एरो जेड, जेड के बाद एरो एक्स। इसका मतलब हुआ कि एस के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स रखेंगे। इससे समझने में आपको आसानी होगी। तो पहले हम निकाला डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स का जो रिजल्ट आया उस पर आप गौर करें, क्या आया। जब एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आता है वाई माइनस जेड, देखिए आता है y माइनस जेड इंटू 2x माइनस ये y का स्क्वायर फिर प्लस जेड का स्क्वायर। इसी को ध्यान में रखते हुए सिमिलरली हम लिखेंगे डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड, तभी काम जल्दी होगा आपका। सिमिलरली आप डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड निकाल सकते हैं, ठीक इसी ढंग से जो मैंने बताया। और निकालने के बाद डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, तीनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0 आएगा। यही कारण है कि करेक्ट ऑप्शन ए हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखें। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट्स द पैराबोलॉइड एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर equal to 3z in the conic with center 1 2 3 is। अब 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। क्यों करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, इसको समझने के लिए इसका शॉर्ट सॉल्यूशन देखना होगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में
कोनिक्वाइड में एक लेसन है पैराबोलॉइड, उसी का यह इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उस प्लेन का इक्वेशन जो पैराबोलॉइड एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3z को एक कॉनिक में काटता है जिसका सेंटर 1 2 3 है, तो उस प्लेन का इक्वेशन कौन होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन पहले आप देखिए, सॉल्यूशन पर गौर कीजिए। हमने लिखा है पैराबोलॉइड का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, पैराबोलॉइड इज एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3z, 3z को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस 3z इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 1 कह दिया। यहाँ प्लेन पैराबोलॉइड को एक कॉनिक में कट करता है जिस कॉनिक का सेंटर है 1 2 3। देखिए लिखे हैं सेंटर ऑफ कॉनिक इज 1 2 3, दिमाग में रखने के लिए। तो हम पढ़ चुके हैं थ्योरम में कि वह प्लेन जो पैराबोलॉइड को एक कॉनिक में कट करता है जिसका सेंटर x1 y1 z1 है, जनरल में सेंटर x1 y1 z1, तो उस प्लेन का इक्वेशन होता है t इक्वल टू s1। देखिए लिखे हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज t इक्वल टू s1। यहाँ t बताता है सेंटर x1 y1 z1 यानी सेंटर 1 2 3 पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन। और s1 क्या बताता है, तो पैराबोलॉइड का जो इक्वेशन 1 में देख रहे हैं, तो पैराबोलॉइड का जो इक्वेशन है उसके लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड की जगह वही x1 y1 z1 आपको रखना है जिससे s1 प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ t इक्वल टू s1 में अब t की जगह हम क्यों लिखे हैं समझिए। t क्या बता रहा है, पॉइंट 1 2 3 पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन। तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखते समय ध्यान रखना चाहिए, पैराबोलॉइड का इक्वेशन जो 1 है उसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 छिपा है, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए यहाँ 1 प्रकट किए हैं इंटू एक्स इंटू x1, तो x1 की जगह देखिए यहाँ 1 है, x1 y1 z1, x1 की जगह 1 है, y1 की जगह 2 है, z1 की जगह 3 है, ये दिमाग में रखिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू एक्स इंटू x1 की जगह 1, क्लियर हो गया। उसके बाद अगला टर्म देखिए माइनस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 है तो -2 रखेंगे, वाई स्क्वायर को जो कोफिशिएंट होगा लिखेंगे, प्लस हो तो प्लस माइनस तो माइनस। यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 है इसलिए यहाँ -2 लिखा गया, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 इंटू वाई इंटू वही y1 का जगह 2 है तो 2 लिखा। इसके बाद माइनस जेड का कोफिशिएंट कोनिक्वाइड में देख रहे हैं 3 है, तो रूल है जेड के कोफिशिएंट माइनस के बाद जो 3 है 3 का हाफ लिखते हैं, यही कारण है कि लिखे हैं माइनस के बाद 3/2 इंटू जेड प्लस z1, तो ही लिखे हैं जेड प्लस z1 की जगह 3 इक्वल टू राइट साइड में s1 कैसे बताया, तो पैराबोलॉइड का जो इक्वेशन 1 है उसके लेफ्ट साइड में s के जगह 1, y के जगह 2 और z के जगह 3 केवल रखना है। देखिए s के जगह 1 तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई के जगह 2 तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू जेड के जगह 3 तो 3 इंटू 3, यही समझने की बात है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर दिया तो हो गया x माइनस 4y माइनस 3/2 इंटू जेड प्लस 3 इज इक्वल टू राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -16। अब 2 से दोनों ओर इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 2x माइनस 4y इंटू 2 8y माइनस 3 इंटू जेड प्लस 3 को तोड़ दिया तो -3z माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 3 9, और राइट साइड में -16 है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 होगा, उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हो गया +32 इक्वल टू 0, शॉर्ट में कर दिया तो हो गया 2x माइनस 8y माइनस 3z माइनस 9, और वही -32 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो +32 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 32 माइनस 9 तो हो जाएगा 23, इसलिए फाइनल हो गया 2x माइनस 8y माइनस 3z प्लस 23 इक्वल टू 0। तो देखिए ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बी में है, बी में ही ना ये इक्वेशन है, यही कारण है कि करेक्ट ऑप्शन मैंने बी बताया था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 24 तक
आपको करेक्ट ऑप्शन को बता दिया। अब यहाँ केयरफुल मैटर ये है कि क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशन रिसर्च के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 46 तक स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही मैंने आपको बताया। इनको आप आसानी से छोड़ दें क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशंस रिसर्च जो पोर्शन है इस टॉपिक को तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको आप स्किप कर दें। हाँ, यदि आप चाहें तो इस पोर्शन से अपनी समझ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इससे लाभ ही होगा, आपको मार्क्स बढ़ेगा ही। अब देखिए क्वेश्चन 25 से क्वेश्चन 46 तक आप स्किप कर दें। तो अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 47 पर। तो क्वेश्चन नंबर 47 को आप देखें। तो अब क्वेश्चन नंबर 47 को आप देखें। द वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू 3 टपल्स 2 - 5 3 बिलोंग्स टू V3R is a linear combination of vectors alpha 1 is equal to 3 tuples 1 - 3 2, alpha 2 is equal to 3 tuples 2 - 4 - 1 and alpha 3 is equal to 3 tuples 1 - 5 7। यहाँ कह रहा है कि अल्फा एक वेक्टर है 3 डायमेंशनल स्पेस V3R में, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यह अल्फा 3 अदर वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्या यह करेक्ट है? आपको पता लगाना है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है, यह आपको जांचना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। क्यों? क्योंकि अल्फा इज नॉट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, इसी कारण से यह स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दैट इज फॉल्स है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हुआ। अब इसको समझने के लिए आप शॉर्ट सॉल्यूशन देखें तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो सॉल्यूशन के लिए देखिए, अल्फा को एज्यूम करेंगे ए अल्फा 1 + बी अल्फा 2 + सी अल्फा 3 वेयर ए बी सी आर स्केलर्स। पहले एज्यूम कर लिया कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब इस इक्वेशन में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का वैल्यू बैठाया गया है। देखिए यहाँ c इंटू अल्फा 3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 - 5 7, लेकिन हमसे गलती से लिखा गया है 1 - 5 - 7, इसलिए यहाँ -7 को आप 7 पढ़ेंगे। आगे सब ठीक है। तो इसके बाद देखिए अगला लाइन, a इंटू 1 a प्लस b इंटू 2 2b प्लस c इंटू 1 प्लस c, फिर कोमा a इंटू -3 -3a, b इंटू -4 -4b, c इंटू -5 -5c, फिर कोमा a इंटू 2 2a, b इंटू -1 -b और c इंटू 7 प्लस 7c। करेक्ट। अब देखिए इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में एक 3 टपल्स है, राइट साइड में भी एक 3 टपल्स है, दोनों इक्वल है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग टपल को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, a + 2b + c = 2, -3a -4b -5c = -5 और 2a - b + 7c = 3। हो गया इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप यूज करें। अब इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में आप जोड़ दें तो मिलेगा 2b - 2c = 1, इसको हम 4 मान लिया है। फिर इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर उसको इक्वेशन 3 में ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा -5b + 5c = -1, इसे आप इक्वेशन 5 कहें। अब इक्वेशन 4 और 5 को लें तो अब इक्वेशन 4 में
-5 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 5 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 0 + 0 = 3। दिस इम्प्लाइज 0 = 3। क्या 0 3 के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं। सो 0 = 3 विच इज नॉट ट्रू। तो आपने क्या देखा कि आपके पास 3 इक्वेशंस आया था 1 2 3। ये 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने पर एक ऐसा रिजल्ट आया जो ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या निकला कि आप ये 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके ABC का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। अब आप ABC का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं, इसलिए जो रिलेशन लिए थे अल्फा = A α1 + B α2 + C α3 में जब ABC का वैल्यू निकालना संभव ही नहीं है तो अब कहना पड़ेगा कि अल्फ़ा को हम इस रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी अल्फ़ा α1 α2 α3 का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। सो हियर अल्फ़ा इज नॉट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स α1 α2 एंड α3। यही कारण है कि स्टेटमेंट आपका जो क्वेश्चन में है वो ट्रू नहीं है, यानी फॉल्स है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हुआ जो मैं आपको बताया था। अब आप क्वेश्चन नंबर 48 को देखें। द सेट इज इक्वल टू द सेट कंटेनिंग द वेक्टर्स 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 इज 4 ऑप्शंस है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, नॉट ए बेसिस सेट। क्यों? तो ये जो क्वेश्चन में सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ वेक्टर्स, यह बेसिस सेट नहीं है। इसको समझने के लिए सॉल्यूशन देखिए, शॉर्ट सॉल्यूशन। मैंने बिल्कुल इसका शॉर्ट सॉल्यूशन दिया है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। यहाँ एस क्या है? तो ए सेट ऑफ 4 वेक्टर्स है 1 0 0 1 1 0 1 1 1 और 0 1 0। यहाँ एस के जो एलिमेंट्स हैं, जो वेक्टर्स हैं, वो 3 टपल्स में हैं। यही कारण है कि यहाँ एस एक सेट ऑफ वेक्टर्स है इन 3 डायमेंशनल स्पेस R3। तो यहाँ क्लियर हो गया कि सेट एस इज ए सेट ऑफ वेक्टर्स इन R3। और आप जानते हैं कि वेक्टर स्पेस R3 का डायमेंशन 3 होता है, तभी तो R के ऊपर 3 लिखते हैं। 3 यहाँ डायमेंशन को बोध करता है। तो क्लियर है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस R3 3 है। और बेसिस क्या होता है? तो किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस आप जानते हैं कि एग्जिस्ट करता है, और बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही तो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होता है। तो यहाँ देखिए 3 डायमेंशनल स्पेस R3 का डायमेंशन 3 है, इसलिए R3 का जो बेसिस होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 होना चाहिए। इसलिए हमने लिखा है हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस इक्वल टू 3, क्योंकि डायमेंशन 3 है। लेकिन यहाँ एस के एलिमेंट्स पर गौर करें। एस में 4 वेक्टर्स हैं 1 0 0 1 1 0 1 1 1 और 0 1 0। तो यहाँ एस में 4 एलिमेंट्स हैं। एस को बेसिस होने के लिए यहाँ एस में 3 एलिमेंट्स चाहिए था, लेकिन यहाँ एस में 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अतः निष्कर्ष निकला कि यह सेट एस R3 का बेसिस नहीं हो सकता। इसलिए मैं नीचे लिखा हूँ हेंस एस इज नॉट ए बेसिस ऑफ R3। आप समझ गए होंगे कॉज। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए है। देखिए ए में लिखा है सेट इज नॉट ए बेसिस सेट। तो यहाँ सेट एस जो है R3 का बेसिस सेट नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 49 को देखें। इफ द मैपिंग f फ्रॉम V2R टू V2R इज डिफाइंड एज fxy इक्वल टू s3y3, देन f इज 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, नॉन लीनियर। अब इसको समझने के लिए इसका शॉर्ट सॉल्यूशन देखिए। Here f is a mapping from V2 to V2 such that f image of ordered pair xy is equal to ordered pair s3y3। तो इस हमको यहाँ जांचना है कि f लीनियर है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो V2 में 2 एलिमेंट अल्फा बीटा
को एज्यूम करेंगे, समझ लेंगे कि अल्फा ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 है और बीटा ऑर्डर्ड पेयर x2 y2 है। अब एफ इमेज ऑफ अल्फा प्लस बीटा को निकालेंगे, तो एफ इमेज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एफ इमेज ऑफ अल्फा की जगह ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 प्लस बीटा की जगह ऑर्डर्ड पेयर x2 y2। अब दो ऑर्डर पेयर को ऐड करते हैं तो एक ऑर्डर पेयर मिलता है, तो वही लिखा गया इक्वल टू एफ इमेज ऑफ x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। अब फंक्शन f का डिफिनीशन को देखें। फंक्शन f के डिफिनीशन से यहाँ मैं लिखा हूँ एफ इमेज ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई क्या है, तो ऑर्डर पेयर में है एस क्यूब वाई क्यूब, तो वही x1 प्लस x2 का क्यूब कॉमा y1 प्लस y2 का क्यूब हो गया। तो यह क्लियर है कि यह ऑर्डर पेयर x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब कॉमा y1 क्यूब प्लस y2 क्यूब के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि x1 प्लस x2 का होल क्यूब होता है x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस 3x1 x2 इंटू x1 प्लस x2। हम इसमें दो ही टर्म लिए हैं x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, इसलिए इसके इक्वल नहीं कभी होगा। अब आगे देखिए, ये जो ऑर्डर पेयर है x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब कॉमा y1 क्यूब प्लस y2 क्यूब, ये इक्वल होगा किसके, तो ऑर्डर्ड पेयर x1 क्यूब कॉमा y1 क्यूब प्लस ऑर्डर्ड पेयर x2 क्यूब कॉमा y2 क्यूब। अब ऑर्डर्ड पेयर x1 क्यूब कॉमा y1 क्यूब के जगह लिखेंगे f के डिफिनीशन से फंक्शन ऑफ x1 y1, और ऑर्डर्ड पेयर x2 क्यूब कॉमा y2 क्यूब को लिखेंगे फंक्शन f के डिफिनीशन से फंक्शन ऑफ x2 y2। क्लियर। हम ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 को अल्फा माने थे, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 की जगह अल्फा रख दिया, और ऑर्डर्ड पेयर x2 y2 को बीटा एज्यूम किए थे, इसलिए इसके जगह बीटा रख दिया, तो हमको मिल गया इक्वल टू एफ अल्फा प्लस एफ बीटा। अब देखिए ऊपर एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू बीच में आया था, और उसको फिर इक्वल टू करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इमेज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल नहीं है किसके, तो एफ अल्फा प्लस एफ बीटा के, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V2। तो वेक्टर स्पेस V2 में दो वेक्टर लिए थे अल्फा बीटा, जहाँ एफ इमेज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एफ इमेज ऑफ अल्फा प्लस एफ इमेज ऑफ बीटा के इक्वल नहीं आया। यही कारण है कि एफ लीनियर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं एफ को लीनियर होने के लिए एफ अल्फा प्लस बीटा को इक्वल होना चाहिए था एफ अल्फा प्लस एफ बीटा के, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं आया। यही कारण है कि एफ लीनियर नहीं है। सो हियर एफ इज नॉट लीनियर। आप समझ गए, यही कारण है कि क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, तो नॉन लीनियर, यानी ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 50 को देखें। लेट u and v be the vector spaces over the field f and let t be a linear transformation from u into v if u is finite dimensional. If u is finite dimensional, then 4 ऑप्शंस है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। क्यों? क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आप रैंक न्यूलिटी थ्योरम पढ़े हैं। वास्तव में यह क्वेश्चन जो है रैंक न्यूलिटी थ्योरम का ही स्टेटमेंट है। रैंक न्यूलिटी थ्योरम में यही रिजल्ट आता है, रैंक टी प्लस न्यूलिटी टी इज इक्वल टू डायमेंशन यू। यही कारण है कि यहाँ करेक्ट ऑप्शन सी मैं आपको बताया हूँ। मैंने रैंक न्यूलिटी थ्योरम का शॉर्टकट प्रूफ प्रीवियस लेक्चर में दिया हूँ, आप देख सकते हैं।